This session में we are going to discuss a chapter which name is let me show you. Yeah, this is audible. So name of the lecture is electric charges and fields. This is a first chapter of standard 12th. Standard 12th. I will cover all topics that will be as a notes. As a notes. As you can see, in first point, in first point, यहाँ पर, yeah, this is not visible. यहाँ पर. Simplest examples of electric charges at rest is seeing a spark or hearing a crackle while wearing of wooden clothes and dry weather. अगर ये समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम. ये कहना चाह रहा है कि अगर एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो कि रेस्ट पर है, वो एक स्प्रिंग को देखकर हमें पता चल जाएगा. फिर भी हमें एग्जांपल से नहीं पता चला. अनदर are cessation of an electric shock while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus. सिंपल से समझो कि चार्जेस जो रेस्ट पर हो, जो चार्जेस रेस्ट पर, जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, चार्जेस का ट्रांसफर होता है. जो रेस्ट में आते हैं वो मूवमेंट में आ जाता है. शॉक वाइल ओपनिंग द डोर, जब हम ऐसा कभी कभार होता है, जैसे हमने अगर अपना चार्ज कहीं पर वो रब किया और फिर अचानक इमिडिएटली अगर कार के डोर को खोले तो हमें वहाँ पर शॉक लगता है. शॉक इस कारण से लगता है कि जो चार्जेस है वो ट्रांसफर होता है, या फिर कह सकते हैं डिफ्यूज होता है. ठीक है, वो चार्ज पहले था, चार्ज था जो कि रेस्ट में था, और जैसे हमने वो दूसरा मटेरियल के साथ कनेक्ट किया, आयरन के साथ, आयरन के पास तो ज़्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं और हम पॉजिटिव बन जाते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो इसके साथ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब स्टेट. स्टेट मतलब स्टेट नहीं, यानी वो क्या है कि रेस्ट में, मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ द टाइम. वह भी चीज़ जो कि रेस्ट में मूव नहीं कर रहा, ना टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा, ना अपना वो डिस्टेंस कवर कर पा रहा. अब इसी बात को अगर ये बोला जाए कि चार्जेस एट रेस्ट, इन चार्जेस रेस्ट पर वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रॉन्स प्लस स्टैटिक, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टैटिक, आर एट स्टैटिक. स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potential arising from static charges. स्टैटिक चार्जेस से जो पोटेंशियल अराइज होता है, फील्ड अराइज होता है और फोर्स जो अराइज होता है, उसके स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. ठीक है, यानी देखो, अगर चार्जेस रेस्ट पर है तो इसका मतलब वो कुछ ना तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है. वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल स्टडी ऑफ फोर्स भी प्रोड्यूस कर रहा होगा. वो एक फील्ड में, एक पार्टिकुलर फील्ड तक वो अपना फोर्स लगा पा रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा. उसके पास कितना पोटेंशियल है फोर्स लगाने का, फोर्सेस लगा रहा होगा अपना फील्ड फील्ड में. इसी की स्टडी को हम इलेक्ट्रो स्टडी कहते हैं. इसमें हम फोर्सेस पढ़ते हैं, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ते हैं और पोटेंशियल. पोटेंशियल अच्छा, नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज हैज मास बट मास डज नॉट ऑलवेज ए चार्ज. कहने मतलब चार्ज के पास तो मास होता है, लेकिन मास के पास ऐसा नहीं है कि मास
वो चार्ज करेगा। मास डज नॉट ऑलवेज चार्ज। चार्ज इज इनवेरेंट बट मास इज वेरेंट। चार्ज इवेरेंट है जो कि बदलता नहीं। मास है जो कि बदलता है, जैसे कि कोई इतना केजी का मास हो सकता है, कोई इतना छोटा हो सकता है, लेकिन चार्ज का जो मास है वो सेम रहता है। ये बताना चाह रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज का मास है वो सेम है, बदलता नहीं। इनवेरेंट है, इसमें वेरेंट मतलब बदलता है। एम्बर रब्ड विथ वूल, वूल सिल्क 600 पीसी। पहले की बात है कि इस व्यक्ति जो कि ग्रीस में एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ही ऑब्जर्व की अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। एक एक्सपेरिमेंट या फिर जा रहा था, तो एक्सपेरिमेंट के एक एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्जर्व, किसने, इस व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया इस टाइम में कि जो अनचार्जेस हैं, अनलाइक अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस वो लाइक और अनलाइक दोनों, लाइक चार्जेस रिपल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन दिस पर्सन से शॉ लाइक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी ने ग्रीक से आया, ग्रीक वर्ड से। और ये कहाँ से है, इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर, 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 ओके। यहाँ से ये ग्रीक वर्ड, ये इसका ग्रीक वर्ड ये होता है, और ये यहाँ से उत्पन्न हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अट्रैक्शन या इट्स वर्किंग। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अलग अलग एग्जांपल्स अट्रैक्शन और रिपल्शन के, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है कि एक, जैसे यहाँ पर पहला ये सिल्क थ्रेड है, ये सिल्क थ्रेड। ग्लास रड है, ये ग्लास रड। बी में भी वही है, सी में भी वही। कहना क्या चाह रहा है, देखो लाइक चार्जेस रिपल इच अदर, इस हिसाब से देखें तो बात सही है। लाइक एक जैसा, जैसे प्लस और प्लस है, तो ये रिपल करेगा एक दूसरे को। लेकिन अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अनलाइक यानी माइनस और प्लस, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज में अब हमें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हम इससे देखे नहीं है कभी, ये नॉट विजुअल होता है, हम इसे देख नहीं पाते। सामान्य नॉर्मली हम नहीं देख पाते इसे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी शोन बाय मैटर, ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि मैटर के द्वारा दिखाया जाता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट फील्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसके कारण हमें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इस फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। आउट ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेस है इसके, इसके फंडामेंटल फोर्सेस है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इसमें प्रीवियस में था। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे सबसे कमजोर, सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर्मल में आ जाता है। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वह है न्यूक्लियर फोर्स। और एक न्यूक्लियर फोर्स वीक वीक प्रकार का होता है, एक वीक प्रकार का भी न्यूक्लियर फोर्स होता है। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। एक नाम का ये नेम्ड टू polarities of charges as positive and negative, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैट्स फॉर पॉजिटिव, डिफिशियंसी, पॉजिटिव मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। प्लास्टिक रड,
जैसे कैट्स फर, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। प्लास्टिक रड में क्या होता है कि नेगेटिव ज़्यादा होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस ज़्यादा होता है, एक्सेस ज़्यादा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। इलेक्ट्रीफाइड बॉडी, एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रीफाइड है, उसके पास चार्ज होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव होगा, इसका मतलब नो चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट अपार्टस टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन बॉडी। ये एक अपार्टस है जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक बॉडी पर, वो बताता है, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे कि यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें चार्जेस दिखेगा, चार्जेस का होना पता चलेगा। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लिफ, जितना डाइवर्ज हुआ, सैम्पलिंग डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, क्या डाइवर्जेंस हुआ, गोल्ड लिफ्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। की पॉइंट्स ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल, हालांकि एक एक्सपेरिमेंट है। वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्जेस, मतलब बॉडी मटेरियल को चार्जेस की क्यों जरूरत होती है। ऑल तो नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो ऑलरेडी होते हैं, जब तक हम उसे रब ना करें तो ऑलरेडी वो न्यूट्रल होता है। A body can be charged positive by removing electrons from it and can be charged negative by gaining electron। देखो, एक बॉडी को एक बॉडी चार्ज किया जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज किया जाता है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का अगर हटा दें तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब है उसके पास पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, लेकिन अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हद तक हटा दें, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि बॉडी नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसका मतलब हम काफ़ी हद तक पॉजिटिव हटाना चाहते हैं, यानी सिर्फ उसके पास गेन क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे, इसमें से निकाल दिया गया इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा घट के पॉजिटिव की मात्रा बढ़ जाएगा, इसमें दोनों की मात्रा इक्वल है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने का मेथड क्या है, चार्जेस को चार्ज करने का मेथड क्या है। तो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब दो बॉडीज को टुगेदर रब्ड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, तो क्या होता है कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। उस टाइम क्या होगा कि एक बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरा बॉडी में चल जाएगा, इस तरह से दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। यानी रब तो हो रहा है, लेकिन रब के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि एक बॉडी पूरी तरह से, एक बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उसमें से जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज हुआ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चल जाएगा, और दूसरा बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर उसके पास वो इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। टेबल शोइंग पोलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जैसे कॉलम वन है, कॉलम टू है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ग्लास रड है, पॉजिटिव चार्ज, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। वुलन क्लॉथ, इनके पास भी पॉजिटिव चार्ज, ड्राई है, पॉजिटिव चार्ज होता है काटस के। नेगेटिव चार्ज सिर्फ क्लॉथ के पास होता है, रबर, शू, कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज होता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट बचपन में स्कूल में बहुत बार किया और अपने आप से। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी के। यहाँ नोट करना है कि क्लाउड्स गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लाउड्स तब चार्ज होंगे जब उन्हें फ्रिक्शन, जब उन पर फ्रिक्शन होगा तब। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, वह टेम्परेचर वगैरह, कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस, मतलब व्हेन टू कंडक्टर्स, मतलब हमें इंसुलेटर नहीं ले रहे, टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर,
यानी हमने एक वायर लिया और उस वायर की हेल्प से दो कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया। देन पॉजिटिव चार्ज फॉलो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा होगा वो चल जाएगा, वो फॉलो हो जाएगा नेगेटिव की ओर। सो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जिसमें ज़्यादा होगा तो हाई से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा और तब तक जाएगा जब तक इक्वल ना हो जाए। एंड पॉजिटिव चार्जेस फॉलो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है वो लो से हाई की ओर जाएगा और पॉजिटिव है से हाई से लो की ओर जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। टू बॉडीज, वन इज अ चार्ज एंड अनदर इज अ न्यूट्रल। जैसे कि एक चार्ज बॉडी है, ये बॉडी चार्ज्ड है, और एक है सो न्यूट्रल और ये चार्ज्ड है, ये चार्ज बॉडी है। टू बॉडीज, वन इज अ चार्ज एंड अदर इज अ न्यूट्रल, आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस पर रखा जाए। इफ फर्स्ट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, देन नियर एंड ऑफ सेकेंड बॉडी ये बिकम्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। एंड रियर एंड रियर एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। शायद इसके इसकी बात करें, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि इस साइड में नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड में पॉजिटिव साइड होगा। शायद यही कहना चाह रहा होगा, शायद यही कहना चाह रहा होगा। तो इस तरह से ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। जैसे कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते हैं पहले से, बहुत बेसिक बात है ये कि कंडक्टर्स अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास थ्रू देम इजिली, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। दे हैव कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, उनके पास एक और कंडक्टर के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बस टेम्परेचर दिया जाता है थोड़ा बहुत तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इनसाइड द मटेरियल। जैसे मेटल्स एग्जांपल्स है, अर्थ एग्जांपल है, वुमेन एंड एनिमल बॉडीज इट इज। इंसुलेटर्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस, हम ये भी जानते हैं कि इंसुलेटर के पास हाई रेजिस्टेंस होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर पाते थ्रू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जैसे ग्लास, ये मटेरियल, वुड, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब के पास हाई रेजिस्टिविटी होता है और वेरी लेस कंडक्टिविटी होता है। थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल्स अदर देन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर सेमीकंडक्टर। इनमें एक प्रकार का और मटेरियल होता है जिसमें ना ही ज़्यादा कंडक्टर्स होते हैं ना ही ज़्यादा इंसुलेटर, यानी इक्वल इक्वल होते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। विच ऑफर इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, यानी उसमें रेजिस्टेंस भी इक्वल के बराबर होगा और कंडक्टिविटी भी इक्वल के बराबर होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हेन चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। जब चार्जेस से ट्रांसफर किया जाता है टू कंडक्टर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एंटायर आउटर सरफेस। जैसे ये है एक सरफेस होता है, यहाँ पर हमने चार्जेस ट्रांसफर किया, ठीक है, इस कंडक्टर में। तो क्या होगा कि सभी चार्जेस अपर में, एंटायर अपर में क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जैसे स्टूल स्पॉन्ज वॉन्ट इलेक्ट्रीफाई ऑन ट्रेवल। तो ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर्स में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अधिकतर देखा जाता है कि कंडक्टर्स उतना अट्रैक्ट नहीं करता दूसरा बॉडी को, अट्रैक्ट करेगा तो सिर्फ इंसुलेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइड साइड में आ जाएगा और जब जिसे हमने राउट किया तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ कंडक्टर्स है। अगर हम कंडक्टर्स को चार्ज दे रहे हैं तो क्या होगा कि साइड में आउटर सरफेस ऑफ दिस बॉडी क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है विद चार्जेस आर ट्रांसफर टू इंसुलेटर। जब ट्रांसफर टू इंसुलेटर को दिया जाता है, जब चार्जेस ट्रांसफर किया जाता है इंसुलेटर में, दे स्टे एट सेम प्लेस। इसमें क्या होता है कि जितने इक्वल इक्वल में, जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अपने अपने स्थान पर रहेगा, ये ना कि आउटसाइड इनसाइड दिस रहेगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नायलॉन, प्लास्टिक, कॉम्ब और कॉम्बाइनिंग ड्राई हेयर रबिंग, तो ये सब इंसुलेटर क्या होगा,
अट्रैक्ट करेगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा वर्ड ये था, इसमें से क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज रहा तो ऑटोमेटिक ये खींचेगा इसको। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? फर्स्ट है एडिटिविटी, और सेकेंड है कंजर्वेशन, और थर्ड है क्वांटाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट चार्जेस, जैसे साइज ऑफ अ चार्ज बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी साइज ऑफ अ चार्ज बॉडी कम रहता है लेकिन डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ज़्यादा रहता है। जैसे उनके साइज, जैसे साइज है एक, तो ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा एक से, ये कंडीशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव ऑफ चार्जेस। चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स एंड स्केलर्स। जैसे जैसे 5 चार्जेस है प्लस 6 चार्जेस है तो 11 चार्जेस होते हैं, सिंपल इसमें ऐड किया जाता है क्योंकि यह स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें सिंपल एडिशन होता है। चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स, स्केलर चार्जेस हैव अ मैग्नीट्यूड but no direction, so they add up graph algebraically। एग्जाम्पल है सिस्टम में जो सोन है, तो यहाँ पर कितना +1 सी है, फिर -5 सी है, फिर -3 सी है, तो इसमें कितना हो गया 1 -8 सी, ओवरऑल -7 सी हो गया ना। इस तरह से सिंपल अल्जेब्रिकली एडिशन होता है इसमें, कोई वेक्टर जैसा एडिशन। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये पहला था एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड है conservation of a charge property. In physics, we have many conservation laws like conservation of mass, conservation of energy, conservation of momentum, conservation of angular momentum। इसी प्रकार इसमें भी होता है। Likewise, conservation of a charge says, ये स्टेब्लिश हुआ था बाय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। Algebraic sum of electric charges of an isolated system remains conserve रहता है। जैसे कि सम जितना है, इधर 5 था और इधर 7 था, तो कितना हुआ टोटल 12। दोनों साइड बराबर रहेगा, ये बात हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रहा है, एक ही सिस्टम के नहीं, अलग अलग सिस्टम, दोनों साइड बराबर रहेगा, इसमें कोई चीज़ लूज नहीं होगा, नो लूज, और ना ही गेन होगा, नो गेन, बल्कि दोनों कंजर्व रहेंगे, जितना इधर था उतना इधर रहेगा। फिर चार्जेस गेट redistributed in a process। और फर्स्ट है आयनाइजेशन, इसमें H प्लस है, रेडियो एक्टिव डीके, वी विल सी इट लेटर जब इस पर एक पार्टिकुलर चैप्टर आएगा। एक चैप्टर आता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी डीके एज अ टॉपिक चर्चा किया जाता है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज इक्वल टू, कुछ चीज़ें है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास। चार्ज क्या है? क्यू अपॉन मास। यहाँ पर आया क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन, तो चार्ज, शायद चार्ज को चार्ज से तो क्यू से डिनोट किया जाता है, ये बात है। स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। अब प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज क्या मतलब? इसमें मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहेगा। सजेस्टेड बाय फैराडे एंड एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकन। सजेस्टेड किया गया क्या? सजेस्टेड इस आदमी द्वारा किया गया और एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किसके द्वारा किया गया? मिलिकन के द्वारा किया। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन इस इतने कूलम्ब के बराबर होता है।
यानी 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻⁻19 से इतना इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन इतने इक्वल कॉलम्स के बराबर होता है। हेंस चार्ज ऑन अ बॉडी इज कितना, एक बॉडी पर चार्ज कितना होगा वो हमें इस इक्वेशन से पता चल सकता है, एक बॉडी पर कितने चार्ज होंगे। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतना है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर रखना, हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने चार्जेस हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज शायद कूलम ही होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है, बाकी सीजीएस में है ये, सीजीएस में। फिर नेक्स्ट है, इससे एक चीज़ याद रखना है, ये एक फॉर्मूला और एक ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻⁻90 और Q इज इक्वल टू एनी, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन पता चल सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल सकता है और कूलम ये पता चल सकता है कितने चार्जेस एक बॉडी पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन सी सी -1 से चार्ज, अगर n इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलेगा कितने एक कूलम चार्ज में। तो हमें सिर्फ यहाँ पर 1 -1 से रखना और e का वैल्यू कितना 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻90, सी कट जाएगा, बाकी इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6 मल्टीपल 10⁻18, इतना होगा ना, यानी -1 कूलम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ, एप्लीकेशन फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, यानी पॉइंट चार्जेस के लिए खाली ये एप्लीकेबल है, ना कि कोई बड़ा मास छोटा मास के लिए। क्वांटिटी स्टेटमेंट अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये स्केलर फॉर्म में है, हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टू चार्जेस है Q1 Q2, इसके बीच में डिस्टेंस है, ये रिलेटेड है, ये थोड़ा बहुत लिंक्ड रिलेटेड है किसी पर, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल चैप्टर से। तो यहाँ पर Q1 है Q2 है, मासेस सेम है, ये r डिस्टेंस पर सब थोड़ा रखा हुआ केप्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इतना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, यहाँ से इतना और ये डिस्टेंस r है, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा यहाँ पर से कांस्टेंट होना चाहिए साथ, Q1 मल्टीपल Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कॉलम यूज टू टॉर्शन बैलेंस फॉर मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है या यहाँ पर k का वैल्यू होगा ये शायद। डेफिनेशन ऑफ वन कूलम चार्ज कितना होगा, जैसे Q1 इज इक्वल टू Q है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है Q1 इज इक्वल टू Q है, इसको हम Q मान सकते हैं और Q की वैल्यू 1c है, R का वैल्यू 1 मीटर। इस केस में क्या आएगा कि जो F का मान आएगा वो आएगा 9 मल्टीपल 10⁻⁹ न्यूटन। ये इतना तब आएगा जब हमारा मास चार्जेस 1 कूलम के बराबर है और R 1 मीटर के बराबर है, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 9 मल्टीपल 10⁻⁹ Newton. Hence, 1 coulomb is the charge when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum. ये वैक्यूम की बात हो रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का है। एक्सपीरियंसेस
एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इतना मैग्नीट्यूड का एक रिपल्शन फील करता है कौन? ये दोनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इतना न्यूटन का क्या करेगा, ये फोर्स फील करेगा, रिपल्शन फोर्स फील करेगा। ठीक है। इन इक्वेशन 1.1 इफ वन पुट्स से इज इक्वल टू, यहाँ पर इस पेज में सी को कांस्टेंट मान के नहीं चला गया, लेकिन हम इसे क्या कर, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी कॉलम है या फिर कांस्टेंट। तो सी का वैल्यू कितना होता है 1.4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर वेयर ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 सी स्क्वायर n-1 m-2। देन जो एफ वैल्यू आएगा, एफ वो हमारा फाइनली इक्वेशन बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मल्टीपल Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब है कॉलम्स, ये था स्केलर फॉर्म में, अब है कॉलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म। जस्ट हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। Force is a vector quantity, hence it is a better to express columns law in vector form. हम इसे vector form में लिख सकते हैं because of a force is a vector quantity. That's why bold letters in NCERT. Let's see how to write it in vector form. जैसे यहाँ पर F1 है, यानी 1 फोर्स लगा रहा है सेकेंड पर, shows a force on Q1 by Q2, यानी Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा। एंड F21 बताता है कि जो 2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, फोर्स लग रहा है 2 पर Q1 के द्वारा। और यहाँ पर R का मतलब है कि R2 से गया है R1 तक, शोज Q2 Q2 से Q1 एंड R21 shows a vector from Q1 to Q2। यानी यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो R1 है, R12 ये बता रहा है कि एक Q2 से जा रहा है, ये जा रहा है कहाँ तक, Q1 तक जा रहा है। लेकिन R12 ये तो सेम हुआ, R21 बताएगा कि ये जा रहा है कहाँ से, ये इस तरह गया, अब ये जाएगा 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर जाएगा, इस तरह डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पर R2 का मतलब ये भी है, R21 का मतलब ये है कि R2 से गया माइनस हो गया R1, और R1 का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल रहा है 1 2 का, तो R1 से माइनस R2 पोजीशन वेक्टर। तो क्या हम ये कह सकते हैं F1, तो यहाँ पर F1 क्या हो जाएगा, F12 इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है 1 पर 2 के द्वारा, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये पॉजिटिव चार्ज है, R12 स्क्वायर इंटू इसमें मैग्नीट्यूड है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ हम आर कैप लगा दें तो डायरेक्शन मिल जाएगा, अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा आर कैप 12। अब ये चीज हो गया, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। ये तब है जब क्वांटिटी फोर्स लगा रहा है सेकेंड क्वांटिटी एक पर, तब। लेकिन क्या हो कि एक क्वांटिटी दूसरा पर फोर्स लगा है, यानी दूसरा पर फोर्स लग रहा है एक के द्वारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा, 2 1 उसका, फिर वही आप लग जाएगा 2 1, इस तरह से दो निकलेगा। किसके द्वारा फोर्स लग रहा है ये भी जरूरी है, ठीक है। अब दोनों को
रखे, इक्वल करे, दोनों का अगर इक्वल करे तो इसमें क्या हो रहा, एफ इसमें आ रहा 2 1 इज इक्वल टू -1 2, -1 2। यानी ये साबित करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, रिएक्शन एक्शन पेयर। कॉलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये एग्रीमेंट में आया था न्यूटन्स के थर्ड लॉ। इन अ मीडियम अदर देन एयर, एफ मीडियम के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 × Q2 अपॉन R²। अगर मीडियम चेंज आ जा रहा है तो हम वहाँ पर ये वाला हटा देंगे, दूसरा चेंज कर देंगे, मीडियम का वैल्यू रख देंगे, मीडियम का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, व्हेन K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, वेयर K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम का कांस्टेंट। अगर मीडियम चेंज हो जा रहा है तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट था वो वैक्यूम के लिए था। लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लो के भी लिमिटेशंस है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इफ पॉइंट चार्जेस आर नॉट एट रेस्ट। अगर ये चार्जेस मूव करते रह गया तो ये रेस्ट पर होना चाहिए, शुड बी एट रेस्ट, तब ये एप्लीकेबल है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इफ दिस शेप ऑफ चार्ज इज आर्बिट्रेरी, शेप भी सेम होना चाहिए। इट कैन ओनली बी applied if large solvent particle exist between two charged particles। यानी ये एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे ये अर्थ पर है तो अर्थ पर इसका होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करना चाहिए। इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन बिग प्लैनेट्स, डायरेक्टली हम इसे यूज नहीं कर सकते किसी भी प्लैनेट पर, किसी भी प्लैनेट पर, क्योंकि सबका वैक्यूम सबका मीडियम अलग अलग होगा। ट्रिकी जोन, पेंडुलम। पेंडुलम से देखो क्या हो रहा है, ये है एक रफ है, मान लो एक पेंडुलम ऐसे लटकाया हुआ है, इसे थोड़ा सा फोर्स लगाया गया तो ये यहाँ तक आया, इतना थीटा रोटेट हुआ, यानी इसका जो मेन पोजीशन था यहाँ था, बस थोड़ा सा फोर्स दिया गया तो ये यहाँ पर आया। यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखना है हमें। तो इसमें क्या हो रहा है, ये थीटा बना, ये टेंशन बनाएगा क्योंकि ये सिर्फ खींचेगा, ये खींच ही रहा है, ना ये पुश कर रहा है, खींच रहा है, तब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पुलिंग लगा रहा है, पुशिंग पुलिंग लगा रहा है, ये टेंशन यहाँ पर फील होगा। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट आएंगे, ये थीटा तो ये थीटा होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसमें क्या एक एम जी लगेगा, एक एम जी लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, तो यहाँ पर टी कोस थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, ये थीटा यहाँ से थीटा है। फिर इस साइड में क्या है, क्यू ई लगा, क्यू डॉट ई, तो क्यू डॉट ई अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो रिजल्टेंट है, ये टी कोस थीटा हो जाएगा, और ये इसका इधर वाला टी साइन थीटा हो जाएगा, ये एम जी तो आएगा ही, और इस साइड में क्या आ गया, क्यू ई। तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो, जीरो। सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, और ये जो टी कोस थीटा है वो इक्वल है एम जी के। यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया। tan थीटा अगर देखें, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी, तो tan थीटा कैसे है, टी टी से कटेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा, क्यू ई अपॉन एम जी। सो tan थीटा आया कितना हमारा फाइनली, तो यहाँ पर देखिए अगर टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, और फिर दूसरा है टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि टी से टी कट जाएगा, ये साइन अपॉन कोस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा। ये एक इक्वेशन निकला। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके हम फोर्स पता कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ अब तक हम कूलम्ब लॉ तक हम सिर्फ
दो चार्जेस का बात करे थे, पर क्या हो कि यहाँ पर तीसरा भी एक और चार्जेस है, यहाँ पे भी एक और चार्जेस है। इन दैट केस तो सुपर पोजिशन का मतलब यहाँ पर समझना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, if a system if a system has n stationary charges, यानी जैसे यहाँ पर चार्जेस है Q1 है Q2 है, ये सभी स्टेशनरी है, यानी स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है। बहुत सारे चार्जेस लेकिन वो रेस्ट पर, जैसा कि हमने जाना है कॉलम्स लॉ में कि उसके भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि वो मूव नहीं करना चाहिए, वो रेस्ट पे होना चाहिए। तो ये जो जितने भी चार्जेस हैं वो सभी क्या है, स्टेशनरी है। इन वैक्यूम, ये सभी प्रेजेंट है वैक्यूम में, इन वैक्यूम। तब हम वो फॉर्म वो के का वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉन्स्ट। देन द फोर्सेस ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ other charge is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one of। मतलब कि अगर तीन चार चार्जेस हैं तो हमें जो टोटल नेट फोर्स निकलेगा वो वेक्टर फॉर्म से निकलेगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट। सो वेक्टर सम से निकलेगा, वेक्टर सम से। वेक्टर सम से जैसे यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, यानी एक ये Q1 है और एक ये Q2 है, इसका जो इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहा डायरेक्शन, ये तो इससे डायरेक्शन लगाएगा और ये इससे डायरेक्शन लगाएगा। एक ये एक और यहाँ पर Q3 है, तो ये किस तरह इस तरफ क्यों लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा इसका डायरेक्शन, और ये इसका डायरेक्शन लगाएगा, और ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन। The direction of individual forces is taken as according to their attractive और repulsive nature। इस क्योंकि ये सब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स ये अट्रैक्ट करेगा, ना कि रिपल करेगा। रिपल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव। A system of three charges, what three charges है, is shown in figure this, in which individual forces are shown as F1 F12 F13, यानी एक को फोर्स लग रहा है 3 के द्वारा, एक ये चार्जेस है, एक ये चार्जेस है और एक ये चार्जेस है। तो इसमें क्या होगा कि एक इधर की ओर फोर्स लगेगा और एक इधर की ओर फोर्स लगेगा। ये इधर ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। इसमें क्या है कि ये इस साइड फोर्स लगाएगा और ये इस साइड फोर्स लगाएगा, तो ये इधर चला गया। इसमें क्या है कि डायरेक्ट इधर चला जाएगा। तो नेट फोर्स डिनोटेड एज F1। नेक्स्ट है टोटल फोर्स ऑन Q1। Q1 पर टोटल फोर्स कितना होगा ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q3 विल बी हाउ मच। F1 vector is equal to F12 प्लस F13, इतना टोटल चार्जेस होगा Q1 पर ड्यू टू टू चार्जेस Q2 Q3। हेंस ओवर हियर पैरेललोग्राम लो, यहाँ पर पैरेललोग्राम लो लग रहा है, पैरेललोग्राम लो। ये इस साइड में जा रहा था, ये इस साइड में जा रहा था, तो यहाँ से एक डायगोनल निकला, डायगोनल निकला। ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। Of vector addition and principle of superposition is implied। Now next topic है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सुपर प्रिंसिपल तब आता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब लगाया जाता है जब हमारे पास मैनी मल्टीपल चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हो। तो हमें ये पता करना होता है कि जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं इन मल्टीपल चार्जेस में किधर लग रहा है और कितना लग रहा है, तब हम सुपरपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर दो से ज़्यादा चार्जेस होगा,
सिर्फ दो के लिए जो कि रेस्ट में है, तो हम कॉलम स्लो लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड जनरेट करता है, लेकिन कैसा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, तो ये अपना जितना भी फोर्सेस लगा रहा होगा, तो कहाँ तक इसकी रेंज जा पा रहा है। लेट सपोज उसका यहीं तक रेंज जा पा रहा है, तो ये इसका रीज़न हो गया, यहाँ तक इसका फील्ड बन रहा है। तो इस फील्ड को, बिकॉज ऑफ यहाँ ये चार्जेस है, तो इसलिए इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, एक चार्ज के कारण, एक पॉइंट पर एक चार्ज के कारण, Q इज चार्ज, Q इज नंबरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सपेंस, यानी हर एक डायरेक्शन में एक इक्वल वैल्यू का एक इक्वल फोर्स लग रहा होगा हर डायरेक्शन में। नंबरिकली इक्वल टू दी फोर्सेस एक्सप्रेस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज होता है जिससे टेस्ट किया जाता है कि कितना चार्जेस है, किस क्या वो इक्वली है कि नहीं। तो बाय एक टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट, इसी पॉइंट पर रखा जाता है यहाँ पर। इससे हमें पता चलता है कि कितना कितना रेंज तक ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रेंज तक जा रहा है। चार्ज क्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, तो ये क्यू चार्ज ने प्रोड्यूस किया, यही प्रोड्यूस करता है क्यू। चार्ज क्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, इसके हर एक डायरेक्शन में अपने इक्वल अमाउंट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो फोर्सेस है वो फैलाता है, डाइवर्स करता है, इक्वल फोर्सेस डाइवर्स करता है, कितना? इक्वल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस लेटर से तो पोजीशन वेक्टर पर है, पोजीशन वेक्टर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पोजीशन वेक्टर के लिए, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²r कैप, क्योंकि यहाँ पर एक ही Q है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आ गया क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि Q है वो तो ठीक है, यहाँ पर ये R3 बन जाएगा, R3, क्योंकि आर कैप इक्वल होता है आर वेक्टर अपॉन आर, यही होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर वेक्टर अपॉन आर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आर वेक्टर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q/r², आर वेक्टर अपॉन, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन वेक्टर, एट पोजिशन वेक्टर। इसमें जो आर है, ये आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट कंसिडर, कहाँ तक, जहाँ तक एक पॉइंट कंसिडर किया गया। ई नोट क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक, यूनिट वेक्टर। जिसमें ई नोट है, ये परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है, ये क्या है, परमिटिविटी, परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का ये परमिटिविटी है, कितना वैल्यू है, जो कि वैल्यू होता है कितना, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 c² इन मीटर स्क्वायर। चार्ज क्यू विल अप्लाई ए फोर्स, एक चार्ज अप्लाई करेगा एक फोर्स ऑन एनी अनदर चार्ज, ना कि अपने खुद पर फोर्स लगाएगा, बल्कि दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इफ दैट चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को समझो थोड़ा, जैसे कि एक Q1 है, ये फोर्स लगाएगा दूसरे पर ना कि अपने पर, और ये तभी लगाएगा, तहाँ तक लगाएगा जहाँ तक इसकी रेंज जा रहा है, इस फोर्स का रेंज जा रहा है।
लेट्स सपोज इसका यहाँ तक रेंज जा रहा है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रिक दूसरे चार्ज पर लगाएगा। जब वो दूसरा, जैसे वो दूसरा यहाँ पर है तो यहाँ पर लगाने के लिए सक्षम नहीं है, लगाने के लिए इसके रेंज की जरूरत पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने। जब इसे हम इस फील्ड में रखेंगे तब ये फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, तभी ये Q2 एक्सपीरियंस करेगा जब इसके फील्ड में आएगा। तो इसका बात था यहाँ पर एफ आर वेक्टर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एफ वेक्टर पोजिशन वेक्टर वो है क्यू नोट इलेक्ट्रिक फील्ड पोजिशन वेक्टर का इज फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। फोर्स का मतलब यानी एक पॉइंट क्यू नोट है, ठीक, जो एक क्यू के द्वारा लग रहा था फोर्स, फोर्स जो लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू से लग रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक एक ओरिजिन से या फिर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो क्यू है वो फोर्स लगा रहा था, उसकी वैल्यू बता रहा है। उसकी वैल्यू वो कितना इक्वल हो जाएगा? एफ इतना की इक्वल हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्यू से जितना लग रहा होगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा फोर्स। इज अ फोर्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज जो कि आउटसाइड होता है। तो यहाँ पर क्यू नोट है वो क्या है? ये टेस्ट चार्ज है, इज अ टेस्ट चार्ज, ना कि ये वो चार्ज है जो कि फील्ड में बैठा हुआ, बल्कि एक चार्ज दूसरा है जो कि ये चेक करेगा कि कितना फोर्स लग रहा है उसके द्वारा। तो क्यू नोट और डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक चीज और है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू, क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू नोट के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा फोर्स, और उसकी वैल्यू कितना होगा? एफ वेक्टर, यहाँ पर आर हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगा क्यू नोट डॉट ई। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, और ये है आर वेक्टर, ये पॉइंट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहीं से आता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसी इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है जो कि एफ अपॉन होता है क्यू नोट होता है। इसी इक्वेशन से आया, जैसे कि यहाँ रह जाएगा, क्यू नोट नीचे चल जाएगा। लिमिट हमें पुट करना है कि कहाँ से कहाँ, तो क्यू नोट से जीरो तक, क्यू नोट से जीरो तक। यहाँ से हम इस इक्वेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा जब हमारे पास फोर्स गिवन हो और टेस्ट चार्ज की वैल्यू गिवन। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ही होगा न्यूटन पर कूलम, या फिर वी अप वॉल्यूम पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। उसका जो शेप होता है स्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिमेट्री होता है वो स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ चार्ज ड्यू टू ए के कारण जितना चार्जेस आया, जैसे कि यहाँ पर क्यू है, इसमें जितने एक फोर्स निकलता है, एक इमेजरी लाइन निकलता है, एक रेंज आता है, ये जो फोर्स जा रहा है इसे ही बोलते हैं लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, चार्जेस आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक। ये किस में प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही सिर्फ प्रोड्यूस होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रोड्यूस होगा। और ये जितने ये रेंज है, कितनी रेंज तक ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकाल रहा है? तो नंबर ऑफ लाइंस इज इलेक्ट्रिक लाइन, और फोर्स ड्यू टू एक फोर्स क्यू के द्वारा जो ये लगा रहा फोर्स, ये लाइन से, लाइन ही तो फोर्स है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? एक चीज और इसमें वो ये है कि देखो, ये एक पॉइंट है, कोई चार्ज होगा, अगर ये क्यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके लाइंस क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज, तो इसका क्या होगा? एज वी नो कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो रेडिकली आउटवर्ड जाता है, आउटवर्ड।
रेडिकली किधर जाता है? आउटवर्ड, आउटवर्ड जाता है, रेडिकली आउटवर्ड जाता है इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉइंट था, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव क्या होता है कि रेडिकली इनवर्ट जाता है, इनवर्ट जाता है। रेडिकली इनवर्ट जाता है, ये होगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडिकली आउटवर्ड फ्रॉम चार्ज क्यू। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी डायरेक्टेड रेडिकली इनवर्ड टू द चार्ज क्यू, इस चार्ज क्यू की ओर इनवर्ट जाएगा। और ये चार्ज से आउटवर्ड की ओर जाएगा, रेडिकली जाएगा, रेडिकली। समझ रहे हो? रेडिकली, लीनियर नहीं, लीनियर मतलब सीधे एक लाइन, लेकिन रेडिकली एक जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। एक सिस्टम दिया रहेगा, उसमें एक जगह पर कहीं पर लोकेटेड होगा चार्ज, उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा, वो जो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 Q2 till the Qn with positive vector R1 R2 R3 till the Rn, Coulomb's law and principle of superposition is applied। ये दोनों यहाँ पर लगेंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन वेक्टर ये कितना होता है, E1 पे R, इसी तरह E2 है वार पोजीशन वेक्टर पर टिल 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 En है। ठीक है, ये लगता है। इसमें क्या होगा कि ऐड होता जाएगा, तो इसमें ऐड होता हो जाएगा टिल द एंड। तब यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसे शॉर्ट करने के लिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इंट्रोड्यूस बाय फैराडे, फैराडेज के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड टेल्स विथ टाइम डिपेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। ये डील्स करता है विथ टाइम डिपेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन होता है Q1, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब समझ रहे हो कि अगर चार्ज मूव करेगा तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज मूव किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होगा। ये टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना होता है। और जैसे ही ये चार्ज मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन के साथ, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, विच देन प्रोपैगेट विथ द स्पीड। तब वो स्पीड, तब वो लाइट ऑफ स्पीड के बराबर चलता, प्रोपैगेट होता, रीच Q2 एंड कोज ए फोर्स ऑन Q2। वहां पर जो एक फोर्स गया है Q1 से, ये जो मोशन कर रहा, शायद इसकी बात हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का क्या है? जितने लाइन से निकल रहा था, ये ये सभी ये सभी लाइंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में निकल रहे हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दे आर इमेजरी लाइंस और कर्व्स, दोज रिप्रेजेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर रहेगा, कर्व भी रह सकता है, स्ट्रेट रहने को जाए कर्व भी रह सकता है। दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन कितनी स्ट्रेंथ होगा, अगर ज़्यादा लाइंस होंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। मोर लाइंस इज इक्वल टू मोर स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ। लेस लाइन तो लेस स्ट्रेंथ।
है ना। और एक ये डायरेक्शन भी बताता है, depends on direction and the strength of the electric field in a region of a space. The tangent at any point, एक कोई भी पॉइंट पर जो tangent है, ठीक है, tangent on the line, एक लाइन पर gives the direction of the electric field in a region of a space. इस tangent of this line, इस लाइन के जो tangent होगा वो हमें डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पर एक वेव है, तो एक यहाँ पर वेव जो आ रहा है, एक जो वेव आ रहा है, तो यहाँ पर एक tangent खींचे तो ये हमें डायरेक्शन देगा। ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। हमने जैसे यहाँ पर देखा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, तो इसी पर हम पता करें कि डायरेक्शन क्या होगा। और ये नंबर ऑफ लाइंस है, ये स्ट्रेंथ बताएगा। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। बस हम इसे इस कर्व जैसा फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोर टेंसर लाइंस मीन स्ट्रेंगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो थिकनेस है, ये अगर मोर रहेगा, मोर डेंसर, अगर ये मोर रहेगा तो इसका मतलब मोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की चौड़ाई और बढ़ जाएगा ना। मोर स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सम सम इम्पोर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स, कुछ महत्वपूर्ण सामान्य प्रॉपर्टीज है फील्ड लाइन्स। फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव में एंड होगा। ये पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव से निकलेगा और ये नेगेटिव में खत्म होगा। समझा। ये ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। इन केस ऑफ अ सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, अगर सिर्फ एक चार्ज है तो यहाँ से निकलेगा, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, जितनी इसकी रेंज होगा उतना तक जा सकता है ये, है ना। लेकिन दो है, प्लस माइनस है, तो इसमें कैसा कैसा लाइन निकलेगा, ये प्लस से माइनस की ओर जाएगा, ना कि माइनस से प्लस की ओर। अगर सिर्फ सिंगल है तो वो इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ तक इसकी रेंज होगा, इस तरह, एंड एट इन्फिनिटी। और सेकेंड केस में क्या है, इन अ चार्ज, इन अ चार्ज, लेट मी सी, इज इट वर्किंग और नॉट, दिस इज वर्किंग। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन अ चार्ज फ्री रीजन, फ्री रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी एक कर्व बनाने के लिए, जो इस तरह कर्व बना है, हम ऐसा कर्व बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्रिएट हुआ है एक रीजन में, हम उसका एक कर्व बना सकते हैं, कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, किसी बिना किसी ब्रेक के। थर्ड क्या है, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज है और ये कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो ये इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता रहेगा। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हुआ है। कितना भी लाइन्स हो, इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अपने अपने लाइन में जाता रहेगा अपना अपना। यहाँ पर कोई इंटरसेक्शन इस तरह का नहीं होगा, कोई ऐसा गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा। ठीक है, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस each other. If they did, the field at the point of intersection will not have unique direction. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास कोई एक यूनिक डायरेक्शन नहीं रहेगा, which is absurd, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, यानी कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह का लूप वो नहीं क्रिएट करते। जैसे एक पॉइंट से निकलेगा तो वो सीधा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप में फोर्स लगा देगा, नहीं, इस तरह का लूप नहीं रहेगा, बल्कि इस तरह का लूप नहीं रहेगा। और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये फॉर्म नहीं करता है इस तरह कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड।
the conservative nature of electric field. This follows from the conservative nature of electric field. इलेक्ट्रिक लाइन्स इन डिफरेंट केसेस कहने का मतलब कि अगर वो पॉजिटिव है तो रेडिकली आउटवर्ड जाएगा। लेट मी जूम इट। इस केस में यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा कि जीरो से बड़ा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये रेडिकली आउटवर्ड की ओर जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ट जा रहा है रेडिकली। तो इसमें जीरो से कम वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू जीरो से कम वैल्यू आएगा। और इस केस में क्या है कि दो पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस केस में क्या आएगा, हम जानते हैं कि दोनों रिपल करते हैं, तो ऑफकोर्स इन दोनों में ऐसा कोई व्यू नहीं आएगा। वो तब आएगा जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो इस तरह के लाइन्स निकलेंगे रेडिकली। और पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो कुछ इस तरह का फिगर बनता है, इस तरह का। पॉजिटिव से इस तरह निकलेगा, नेगेटिव से इस तरह जाएगा, ठीक है, इस तरह। और यहाँ से इस तरह भी होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसा होगा, और ये नेगेटिव में इस तरह और पॉजिटिव में इस तरह। मुझे एक ड्रॉ करना है इसी तरह का, तो नेक्स्ट पेज, लेट मी ड्रॉ। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह जाएगा, 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 यानी ये आउटवर्ड जाएगा। यहाँ पर क्या है कि वैल्यू है सो पॉजिटिव में आएगा, क्यू बड़ा रहेगा जीरो से, ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, इसमें इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसमें जो क्यू की वैल्यू है वो कम रहेगा जीरो से, यानी जीरो बड़ा रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। ऐसा हो क्या हो कि दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव। इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा कि दोनों कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह से जाएगा, हाँ ना, पॉजिटिव। ऐसा ही तो हो रहा है, इस तरह से जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ, लेट मी शो यू। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव की ओर से निकलता है, इस तरह पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। फिर इस तरह ये निकलेगा, इस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा, इस तरह निकलेगा, और ये इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, यानी ये इनवर्ट जाएगा, इनवर्ट जाएगा, इस तरह इनवर्ट जाएगा, और ये बाहर की ओर निकलेगा। आई नो ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का व्यू आएगा। यहाँ पर एक चीज क्यू का वैल्यू क्या होगा सो देखना, शायद ये क्यू के वैल्यू जीरो हो जाए इसमें, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि प्लस माइनस है। लेट मी शो, इसमें नहीं दिया गया, सो रिमूव दिस।